हम लोग हर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक एसिड बेस स्टार्ट करते हैं। आप सभी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में फिर से स्वागत है। आइए, एसिड बेस क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, लेकिन एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ते हैं। तो पहली डेफिनेशन आपने जो बचपन में पढ़ी होगी कि एसिड जो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यहाँ पे हिंदी में दे रहे हैं हम। टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो बेस होते हैं, बेस ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ये डेफिनेशन आप जो है बचपन से ही पढ़ते आए हो कि the substance which gives a taste like sour are known as acids, and those who gives taste as bitter are known as base. आइए इनके अगले डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हिनियस, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर H प्लस डोनर। एसिड्स आर H प्लस डोनर, यानी जो H प्लस देते हों सॉल्यूशंस में उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं, और जो OH माइनस डोनर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस। यानी बेस हमारे क्या होते हैं? बेसेस आर OH माइनस डोनर। ठीक है। जो हमारे एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हिनियस, वो OH माइनस देते हैं सॉल्यूशन में, वाइल एसिड्स आर H प्लस डोनर। तो जो भी H प्लस देता है वह एसिड कहलाता है, जो OH माइनस देता है सॉल्यूशन में वह बेस कहलाता है। ये हमारी अर्हिनियस के अकॉर्डिंग दूसरी डेफिनेशन थी। तीसरी डेफिनेशन है ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार। तीसरी डेफिनेशन हमारी ब्रांस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग है। इन्होंने कहा प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड एसिड्स। मीन्स जो प्रोटॉन डोनेट करें, जो प्रोटॉन दें, उन्हें हम एसिड कहेंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बेस। तो ब्रांस्टेड लॉरी ने कहा कि जो प्रोटॉन देंगे उन्हें हम एसिड कहेंगे, जो प्रोटॉन लेंगे उन्हें हम बेस कहेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि हम तो बचपन में 9th की हमारी जो केमिस्ट्री कहती है कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु, कोई भी एटम प्रोटॉन नहीं दे सकता। यानी कोई भी परमाणु अपने न्यूक्लियस से, अपने नाभिक से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता। तो ये ब्रांस्टेड क्या रात में सपना देखे और सुबह उठ के बोल दिए कि आइए भैया एसिड और बेस की नई डिफिनेशन ले जाइए, जो प्रोटॉन दे उन्हें एसिड और जो प्रोटॉन ले उन्हें हम बेस कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आइए देखते हैं इन्होंने सपने में क्या देखा था। जब आर्हेनियस ने कहा कि जो H प्लस देते हैं उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं, जो H प्लस देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, तो क्या ब्रांस्टेड लॉरी के दिमाग में कुछ और चल रहा था? नहीं, वो बस केवल H प्लस के बारे में सोचे थे। आइए उस चीज़ को हम लोग भी सोचते हैं। तो H प्लस क्या है? हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ गया है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन आप जानते हो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट भी 1 होता है। तो अगर इसमें हम लोग देखें प्रोटॉन कितने हैं? 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। और H प्लस की अगर बात करें हम, तो H प्लस में जो है क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो प्रोटॉन तो एक ही बचेगा। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 0। तभी तो प्लस आया। H प्लस कैसे बना? जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। और न्यूट्रॉन क्या होगा? वो तो पहले से 0 था। यानी जो H प्लस है उसके पास क्या है? 1 प्रोटॉन है, बाकी 0 न्यूट्रॉन और 0 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स हम ये ना बोल करके कि 1 प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन वाले को हम H प्लस कहते हैं, हम सीधा बोलेंगे कि जो H प्लस है उसका दूसरा नाम ही क्या है? प्रोटॉन है, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ही है। तो हम बोलेंगे आपकी औकात केवल एक प्रोटॉन कितनी है, यानी यू आर ए प्रोटॉन, आप बस एक प्रोटॉन हो।
मीन्स H प्लस इज ए प्रोटॉन, H प्लस इज ए प्रोटॉन। तो उन्होंने कहा ब्राउनस्टेड लोरी ने कि जो प्रोटॉन देगा उसे हम लोग एसिड कहेंगे और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग बेस कहेंगे। प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड बेस। हमारी फोर्थ डेफिनेशन है, फोर्थ लेविस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेविस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड एसिड एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर कॉल्ड बेस। इन्होंने उनका उल्टा बोल दिया कि नहीं भैया, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम एसिड कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम लोग बेस कहेंगे। अब ये तो बात हमें समझ में नहीं आई थी कि प्रोटॉन देने वाला एसिड, जबकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी न्यूक्लियस से प्रोटॉन अगर निकला तो वो न्यूक्लियस जो है नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन का निकलना पॉसिबल ही नहीं है, प्रोटॉन का निकलना पॉसिबल ही नहीं है। जबकि हम जानते हैं जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वह अनस्टेबल तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। उनकी जब आपस में नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज़्यादा हो जाता है ना, यानी जब ये प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब कि आप न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखो, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ये 1:5 के आसपास आए, कितना है 1:5, तो हम कहते हैं कि उसका न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा हाईली क्या हो गया है, हाईली अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल हो गया है मीन्स यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है। तो इन एटम्स को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। फिर ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं, किरणें निकालते हैं, ना कि प्रोटॉन निकालते हैं। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा रेज को निकालते हैं, किरणों को निकालते हैं, ना कि प्रोटॉन निकालते हैं। तो यानी हम बस इतना ही जानते हैं 9 से कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अपने से निकाल सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन प्रोटॉन का देना लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ब्राउनस्टेड ने जो कहा वो इस चीज़ को ध्यान में रख के कहा कि जो H प्लस है वो और कुछ नहीं बस क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो लेविस ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर कॉल्ड बेस। ठीक है, जो NH3 है आपने इसे बेस के रूप में देखा होगा, तो ये क्या करता है H प्लस ले करके NH4 प्लस बना लेता है, NH4 प्लस बना लेता है, ये बेस है। और ये क्या प्रोटॉन है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर नोन एज बेस। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है। ठीक है, और बाकी आप HCl को जान ही रहे हो, HCl को जान ही रहे हो, तो HCl क्या करेगा, H प्लस देगा और Cl माइनस बनाएगा, तो ये क्या है, ये हमारा एसिड है। ठीक है, HCl हमारा क्या है, एसिड है। ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड। तो हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं NH3 और BF3। NH3 में जो नाइट्रोजन होता है ये वाला, इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को B को दे देता है। ठीक है, ये B को देता है, बोरान को देता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ये नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बोरान को देता है, डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस। और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं NH3 अमोनिया हमारा किस कैटेगरी में आता है, बेस। हमने बचपन से देखा है NH3 हमारा क्या है, बेस है। तो NH3 यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना। यहाँ पे आगे लिख लीजिए अगर दिल करे तो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड। तो यहाँ पे NH3 क्या है, बेस है। तो यह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये क्या है, बेस है। जो इलेक्ट्रॉन दे उसे बेस, और जो एक्सेप्ट करे उसे हम लोग एसिड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे BF3 हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास ये एसिड है कोई, ठीक है, ये हमारे पास कोई एसिड है, तो जब इसको हम लोग आयनाइज करते हैं, इसका जब आयनाइजेशन होता है या अपने आयनों में टूटता है, तो H प्लस बनता है और NO3 माइनस। ठीक है, NO3 माइनस बनता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो NO3 ने क्या लिया कि ये बना, NO3 ने क्या लिया, H प्लस लिया, है ना।
इधर से देखें, NO3 ने क्या लिया, H प्लस लिया, है ना, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन लेने वाला, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बेस। और इसने क्या किया है, इसने प्रोटॉन दिया है, और ये क्या है, हमारा एसिड है, ये क्या है, एसिड है ना। तो इस चीज को हम लोग ऐसे कहते हैं, जो ये है, ये H एक कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। HNO3 का कॉन्जुगेट बेस NO3, कॉन्जुगेट बेस माने संयुग्मी, मतलब, तो आप समझ सकते हैं एसिड का कॉन्जुगेट कौन होगा, एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट माने अपोजिट वाला, है ना। एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, है ना। और बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, मतलब इसका संयुग्मी एसिड होगा। जैसे आप रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेयीकरण करते हैं ना, ये A प्लस बी, ऊपर मान लीजिए A माइनस बी है, तो आप क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर नीचे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, है ना। तो इसमें आप क्या करते हैं, निगेटिव वाले से, मतलब इसके उल्टे वाले साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, हम लोग हिंदी में कहते हैं कि संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, और एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो गया। एसिड का बेस होगा और बेस का एसिड होगा, ठीक है। चलिए आइए जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एसिड लिखते हैं, तो एसिड का हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट, एसिड का हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा, एसिड का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। HNO3 का जल्दी बताइए, बोला HNO3 का कॉन्जुगेट बेस NO3 माइनस, HCl का कॉन्जुगेट बेस निगेटिव वाला, है ना, HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, है ना। क्यों, क्योंकि आप HCl को जब ब्रेक करोगे तो H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। इसने क्या किया है, इसको लिया है, इसको ऐड किया है, यानी इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो हमारा बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका HCl का कॉन्जुगेट बेस माइनस वाला, तो सीधा सीधा आप माइनस वाले को कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे, ठीक है। अगला H2O का कॉन्जुगेट बेस OH माइनस, और OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस, इसमें से एक और निकाल लीजिए माइनस, 2 माइनस, ठीक है। H2O अगर ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा, H प्लस एंड OH माइनस। इसने एक्सेप्ट किया है H प्लस को, प्रोटॉन को, जो H प्लस एक्सेप्ट करे उसे हम लोग एसिड बेस कहते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया। और फिर से अगर OH माइनस ब्रेक होगा तो H प्लस देगा और O डबल माइनस देगा। इसने इसको एक्सेप्ट किया है, यानी हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एसिड, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस हमारे कैसे होंगे, सीधा सीधा उसमें से H निकालिए, जो भी एनायन बनेगा, एनायन मीन्स निगेटिव पार्ट, वही हमारा बेस होगा। H2SO4 का कॉन्जुगेट क्या होगा, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, समझ रहे हैं आप। यहाँ देखिए H2SO4 का HSO4 माइनस होगा, या आपको SO4 माइनस नहीं लिखना है कि हो जाएगा, नहीं, क्योंकि H2SO4 जब ब्रेक हुआ तो हमारा H प्लस और HSO4 माइनस बना, HSO4 माइनस बना। तो H2SO4 से जब एक H निकला तो HSO4 माइनस बना। तो इस H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस ये है, ना कि SO4 माइनस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना, H प्लस इसने एक्सेप्ट किया, इसने तो नहीं एक्सेप्ट किया है ना। क्यों, क्योंकि जब ये फर्दर आयनाइज होगा, आगे टूटेगा, तो तब जाके H प्लस और SO4 माइनस माइनस बनेगा।
इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये बना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, और इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे इसका कंजुगेट, ये सब लिखते जाइएगा, साथ में साइड में लिखिएगा आप, ये सब समझने के लिए साइड में लिखिए किसका कौन है। तो इसका ये है कंजुगेट बेस। ठीक है, उल्टा बोल सकते हैं कि इसका ये कंजुगेट एसिड है और इसका ये कंजुगेट बेस है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लिखे हैं, तो इसका ये कंजुगेट बेस है और इसका ये कंजुगेट एसिड है। तो बेस का अगर एसिड निकालना है कंजुगेट तो H प्लस दे दीजिए, और एसिड का अगर बेस निकालना है तो H प्लस उसका निकाल दीजिए। ऐसे HSO4 माइनस का कंजुगेट बेस क्या होगा, O4 SO4 माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। आगे NH3 का कंजुगेट बेस NH2 माइनस, NH2 माइनस का कंजुगेट बेस NH डबल माइनस, और NH डबल माइनस का कंजुगेट बेस N ट्रिपल माइनस। ये कंजुगेट बेस होंगे। ऐसे CH4 का कंजुगेट बेस CH3 माइनस। ये एसिटिलीन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी एक एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका कंजुगेट बेस CH3 ट्रिपल वन माइनस। ये कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस निकालना। ठीक है, अगला है बेस निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोगों को बेस दिया होगा तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा। ठीक है, कंजुगेट माने संयुग्मी, उसके साथ वाला संयुग्मी क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने H प्लस निकाला था, अब आप इसको H प्लस देते जाइए। तो ये हमारा बेस है, तो कंजुगेट एसिड क्या बनेगा इसका, इसको हम लोग H प्लस दे देंगे, तो NH4 प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब NH3 प्लस H प्लस बनता है NH4 प्लस, इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। जो H प्लस एक्सेप्ट करे उसे हम लोग बेस कहते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस कहलाता है। और यहाँ से अमोनियम ने H प्लस दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड। तो ये हमारा क्या है, अमोनिया का कंजुगेट एसिड है, और इसको हम बोल सकते हैं कि इसका कंजुगेट बेस अमोनिया है, अमोनिया का कंजुगेट बेस अमोनियम है। ठीक है, अगला H2O का H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, H प्लस दे देना है। ऐसे HNO3 का हो जाएगा H2NO3 प्लस। ठीक है, ऐसे Cl माइनस का HCl, H प्लस दे देना। ठीक है, F माइनस का HAF। ठीक है, H2PO4 माइनस का H प्लस दे देंगे तो H3PO4। ये हमारे बेसों के कंजुगेट एसिड थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको बढ़िया से अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा। जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है वो है सेम इसी पे बेस। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अगर हमारा HCl था, ये ब्रेक हुआ, H प्लस बना और Cl माइनस बना, तो इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा नीचे, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यानी जब यहाँ से आप इधर जाएंगे, ठीक है, यानी HCl का, ध्यान से देखिए, HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl माइनस। जबकि अगर ऐसे कर देंगे हम तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट संयुग्मी एसिड। तो हम कहेंगे Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, HCl। ऐसे NH3 के लिए भी लिख लेंगे
तो यहाँ से हमारा बन जाएगा NH4 प्लस। तो जो अमोनिया है, अमोनिया का कॉन्जुगेट क्या होगा, क्योंकि अमोनिया ने एक्सेप्ट किया तो ये बेस है, ये बेस है, जो एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहते हैं। तो ये हमारा बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा अमोनियम, जबकि अमोनियम हमारा एक एसिड है क्योंकि ये H+ दे रहा है। इधर से देखेंगे तो ये H+ दे रहा है, इधर से देखेंगे तो ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस, दे रहा है तो एसिड। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट, दे रहा है तो कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये ऐसे आप याद रखिएगा। बच्चों हम लोग जो बढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक, आपको यही बताना है कि कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन सा वीकेस्ट एसिड है, या ऑर्डर बताइए कि इन विच दे शुड अरेंज टू इंक्रीजिंग ऑर्डर दियर एसिडिटी और बेसिसिटी। आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि हम इन सबको आने वाले एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर HA मीन्स ये एसिड है, ये इसका एनायन है, ये A फिर A मीन्स एनायन। ठीक है, एनायन मीन्स उसका निगेटिव वाला पार्ट, माइनस वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि H+ निकल जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, तो एनायन है। तो ये हमारा बन जाएगा H+ और प्लस A-। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्यान देना है, ये एनायन है। अगर ये हमारा एसिड वीक एसिड होगा, कैसा एसिड होगा, वीक एसिड। कैसा एसिड होगा, वीक एसिड। तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वह स्ट्रांग बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रांग बेस। हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, यानी वीक एसिड का जो बेस होगा वह स्ट्रांग बेस होगा। अब इसको देखते हैं कि स्ट्रांग बेस वीक एसिड क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा HCl स्ट्रांग एसिड है, HNO3 स्ट्रांग एसिड है, H2SO4 स्ट्रांग एसिड है ना, ये सभी स्ट्रांग एसिड्स हैं। लेकिन हमें बहुत सारे एसिड्स और हैं, बहुत एसिड्स हैं। हम सबको, हर कंपाउंड्स को बोल सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। तो उनको हम देखते हैं कि कौन कितना बेसिक है, कौन कितना एसिडिक है। तो आप ये याद रखिए कि जो वीक एसिड होगा तो उसका जो क्या नाम है, एनायन बनेगा, यानी कॉन्जुगेट बेस वो क्या होगा, स्ट्रांग। उसका कॉन्जुगेट बेस क्या कहलाएगा, स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस होगा। क्यों, इस चीज को ध्यान दीजिए आप, अभी बता देते हैं। अगर HA हमारा स्ट्रांग एसिड है, कैसा एसिड है, स्ट्रांग एसिड है, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वह वीक बनेगा, यह वीक बेस होगा। ठीक है, हो गया। आइए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसको हम स्ट्रांग एसिड कहेंगे, किसको वीक एसिड कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे, अगर एसिड हमारा स्ट्रांग है तो उसका जो बेस बनेगा वो वीक बनेगा। बच्चों मान लीजिए कोई HCl एसिड है, HCl एसिड है, तो एसिड का काम क्या है, एसिड का काम है H+ देना। एसिड का काम क्या है, H+ देना। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, H+ देना और Cl- बनाना, यानी इससे जुदा होना, इससे अलग होना, H+ को इससे अलग होना है। तो पहले इनके बारे में सोचते हैं कि HCl बना क्यों था। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो ये दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे, सहसंयोग बंध बनाए थे। लेकिन ये जुदा क्यों होना चाहते हैं, जुदा क्यों होना चाहते हैं, यानी अगर ये जुदा हो रहे हैं, ये इनसे, ये इनसे, तो इसका मतलब इनको कोई सहारा देने वाला
इनको कोई दूसरा सहारा देने वाला मजबूत मिलेगा, क्योंकि तभी तो जुदा हो रहे हैं, क्योंकि ये H+ बन जाएंगे। और जान रहे हैं आप कि H+ जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अब ये आयन बन गया, प्लस बन गया, आयन बन गया, अनस्टेबल हो गया कि अपना आयन जो है हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो अरे जब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हें इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हो, तो क्यों जुदा ही हुए थे, क्यों अलग हुए थे? तो मान लीजिए ये अगर अलग हो गए तो इनको तकलीफ अलग होने में कब होगी कम? अगर ये आराम से अलग हो गए। कैसे? आराम से अलग हो गए, H+ बना लिए और Cl- बना लिए। या हम यहाँ पे H एग्जाम्पल दे देते हैं, Ha, ठीक है, Ha, ठीक है, Ha का एग्जाम्पल दे, ठीक है, तो A- बना लिए। अगर ये आराम से अलग हो गए, अगर H और A मान एनायन जो बनेगा, ठीक है, H अगर अलग हो गया एनायन से, जो रेनायन बनेगा, इसका मतलब इन दोनों को अपने ऊपर विश्वास है कि हमारे ऊपर प्लस आएगा तो हम रह लेंगे, हमारे ऊपर माइनस आएगा तो हम रह लेंगे, ठीक है। अगर आराम से नहीं होंगे, यानी कठिनता से, कैसे? कठिनता से अगर ये आराम से अलग ना हो और तब भी H+ और A- बनाए, तब क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे अलग हुए, आराम से अलग हो गए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम अलग होकर के प्लस और माइनस में जो बनाएंगे, हमारे ऊपर उतना विश्वास होगा, उस प्लस माइनस को हम हैंडल कर ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये बनने का कि ये क्या है, ये स्टेबल हैं, ये क्या है, स्टेबल हैं, तभी तो इनको विश्वास हुआ कि हम अपना बनाएंगे माइनस तो स्टेबल हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ। ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। मतलब अगर आराम से निकल गए, इसका मतलब इन्हें विश्वास था अपने ऊपर कि हम स्टेबल रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं होगी। और एसिड का काम क्या है? H+ देना। एसिड का काम क्या है? H+ देना। तो जो जितने अच्छे से H+ दे ले जाए, वो उतना अच्छा एसिड। जो एसिड जितने बढ़िया से, जितने आराम से H+ दे दे, वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये स्ट्रांग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रांग एसिड। कब? जब वो आराम से देगा तो कैसा एसिड होगा? स्ट्रांग एसिड। जब वो आराम से नहीं देगा तो कैसा एसिड होगा? वीक एसिड होगा, है ना। क्योंकि एसिड का काम क्या है? H+ देना। अब H+ देने जा रहे हैं, तो दोनों लोगों को देखना है, तो ये तो H+ लेके निकल जाएंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि हम छोड़ेंगे ही नहीं तुम्हें, हम तो पकड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम निकल जाओगे तो हम बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे। जब रह नहीं पाएंगे तो क्या यह A- इसे छोड़ेगा? इसे छोड़ेगा ही नहीं, इसे पकड़े रहेगा। जब पकड़े रहेगा तो क्या ये एसिड H+ दे पाएगा? दे ही नहीं पाएगा, इसका H+ नहीं निकल पाएगा, तो यानी ये कैसा एसिड हो जाएगा? वीक एसिड। अगर यह कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम रह लेंगे, तो ये क्या करेगा? अपना आराम से निकल जाएगा, और तब ये और आराम से H+ दे ले जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो अगर एनायन बना स्टेबल, है ना, अगर एनायन बना स्टेबल तो स्ट्रांग एसिड, अगर एनायन बना अनस्टेबल तो वीक एसिड, ठीक है। तो ऐसे हम लिख लेते हैं, ए हमारा ये कोई एसिड है, ठीक है, इसके दो रास्ते हैं, ठीक है। पहला H+ दे, दूसरा यहाँ पे H+ दे, और यहाँ पे एनायन बने, और यहाँ पर भी एनायन बने, ठीक है। अगर एनायन अनस्टेबल हुआ, क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। अगर एनायन अनस्टेबल हुआ, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अगर दो करके, अगर एनायन हमारा अनस्टेबल हुआ, ठीक है, अगर एनायन हमारा अनस्टेबल हुआ और अगर एनायन स्टेबल हुआ, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि अगर ये स्टेबल हो गए तो बोले हुए कोई बात नहीं, तुम निकल के जाओ, जितना छोड़ सकते जाओ, तो चला जाएगा। तो अगर स्टेबल है तो जो हमारा एसिड बनेगा वह स्ट्रांग एसिड होगा। वो कैसा होगा? स्ट्रांग एसिड, ठीक है। अगर एनायन अनस्टेबल हो गया तो ये छोड़ेगा ही नहीं इसको, तो H+ दे ही नहीं पाएंगे, ये H+ दे ही नहीं पाएंगे,
तो ये कैसे एसिड होंगे, वीक एसिड होंगे, कमजोर एसिड, ठीक है। इसलिए ऐसे ही बेस के बारे में, मान लीजिए कोई कैटायन मतलब प्लस वाला, ठीक है, कैटायन मतलब प्लस वाला, COH है, ठीक है। एनायन मीन्स माइनस वाला, कैटायन मीन्स प्लस वाला, ठीक है। ये अगर C प्लस दें, OH माइनस दें, ठीक है, और ये C प्लस बने और OH माइनस, क्योंकि हमारा आपकी बार ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस है, बेस क्या करेगा, OH माइनस देगा, ये भी OH माइनस देगा। अब यहाँ पे हमने एनायन को देखा, तो यहाँ पे किसको देखेंगे, कैटायन, कैटायन मीन्स प्लस वाला है ना, एनायन मीन्स नेगेटिव वाला। ये C नहीं, कार्बन नहीं है, ये कैटायन है, ये C फॉर क्या है, ये C फॉर कैटायन, कैटायन मीन्स जिसपे प्लस चार्ज आए, ठीक है, तो प्लस वाला पार्ट, ठीक है, प्लस वाला पार्ट। तो अगर ये क्या हो गया, हमारा जो कैटायन बना वो क्या है, स्टेबल, और दूसरा क्या, अनस्टेबल, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर ये कहे कि भैया हम OH छोड़ के जा रहे हैं, तो C बोले कि हम कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, हम स्टेबल रहेंगे, तो ये आराम से OH को क्या करेगा, दे देगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रांग क्या कहलाएगा, स्ट्रांग बेस कहलाएगा, क्योंकि इसका जो एनायन बन रहा है ऋण वाला, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर ये अनस्टेबल बना, कहेगा कि छोड़ के मत जाओ, हमें OH नहीं देना है, तो यानी वीक बेस, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को देखना है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को देखना है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को देखना है, तो हमें उनके एनायन और कैटायन को देखना होगा, ठीक है। मिटा दें, तो एक लाइन लिख लीजिए, यहाँ पे एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है ना, वही तो एनायन होता है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस वही तो एनायन होता है, निगेटिव वाला पार्ट H प्लस देने के बाद। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कामा एसिड उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ऐसे ही अगला स्टार बना के लिख लीजिएगा कि बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट, बेस का क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, इसी को क्या कहते हैं, कैटायन, मतलब प्लस वाला है ना, कैटायन, यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, यहाँ प्लस, कैटायन वाला जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल माने अस्थाई होगा, बेस उतना ही क्या होगा, बेस उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी हमें एनायन को ही देखना है, और अगले 2-3 वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे। जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि कौन कॉन्जुगेट एसिड है, कौन कॉन्जुगेट बेस है, तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब तक ये समझ में ना आ जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी, एनायन को चेक करने की स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एसिड के लिए चल रहे हैं, एसिड के लिए, तो आइए देखते हैं हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब एक ऋण वाले को वह स्टेबल है, कैसे हम चेक करें कि वह स्टेबल है, ऋण वाला, माइनस वाला, ऋणात्मक वाला, यानी कोई एसिड, अगली हेडिंग आपकी यही होगी कि कोई एसिड ने अपना H प्लस दिया, तो जो एनायन बना, माइनस बना, उसको हमें देखना है कि वह कितना ज़्यादा स्टेबल है, तभी तो बता पाएंगे हम कि वह स्ट्रांग है कि वीक। तो इनको हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है, क्योंकि आप जानते हो माइनस उसी के ऊपर आता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो वह स्टेबल होगा। अगर हम आपसे कहें कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाए और कार्बन के ऊपर माइनस आ जाए तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा स्टेबल। ये वाला माइनस भले है लेकिन यह बहुत स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यह अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लेकिन कार्बन जो है ये पॉजिटिव वाला है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो आप समझ रहे हैं कि अगर एनायन ऐसे बना तो इसका मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा अगर उसके ऊपर माइनस है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है अगर उसके ऊपर माइनस है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके ऊपर माइनस है तो वह मतलब स्टेबल होगा, जबकि कम वाले पर अनस्टेबल। इसको ले लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस कॉन्सेप्ट को। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एनायन एटम, ठीक है। यानी ऐसा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जिसके ऊपर क्या हो, माइनस हो, एनायन एटम है ना। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एनायन एटम इज मोर स्टेबल कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एनायन, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग स्टेबिलिटी। अगर कार्बन के ऊपर माइनस आ गया और कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, है ना, नहीं कार्बन के बाद ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, इसके ऊपर माइनस आ गया तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है? ऑक्सीजन की, तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? कौन ज़्यादा? क्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज़्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है ना। यह इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, तो यह अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगर नाइट्रोजन हो गया और आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा कौन है? ये। अगर इन दोनों में माइनस आ गया ज़्यादा तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। मीन्स अगर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है अगर ज़्यादा है एटम की और उस पर माइनस है, क्योंकि एनायन बनेगा तो उस पर माइनस आएगा, निगेटिव आएगा। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एटम पे अगर माइनस आ रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल, कम वाले पाएगा तो कम स्टेबल, ठीक है। हो गया। दूसरा नंबर बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ if bond length is more than anion will be stable, ठीक है। एनायन विल बी स्टेबल, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो जो एनायन बनेगा वो क्या होगा? स्टेबल। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देखिए, अगर ये HCl बनाए हम, HBr बनाए हम और HI बनाए, ठीक है, तो आप जान रहे हो कि
Cl एटम Br से छोटा होगा, आयोडीन एटम Br से छोटा होगा, तो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, सॉरी। तो आयोडीन सबसे बड़ा एटम है, तो जो बड़ा एटम है उसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज आएगा वह उसे हैंडल कर लेगा, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आएगा वह उसे हैंडल कर लेगा। इसकी साइज बहुत बड़ी है तो आराम से हैंडल कर लेगा। तो यानी जो H माइनस बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा किसके, Br माइनस से, और Br माइनस किससे, Cl माइनस से। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ। HBr में, Hi में और Cl में बॉन्ड लेंथ Hi की सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से ये आराम से टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ, क्यों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बॉन्ड बहुत लंबा है, ज़्यादा लंबा है, तो ये H आराम से टूट के निकल जाएगा। ये कमज़ोर है तो इस पर स्ट्रांग से बंधा होगा, है ना, बहुत मजबूती से बंधा होगा, तो यहाँ पे आराम से नहीं टूट पाएगा, ये और आराम से नहीं टूट पाएगा। यानी ये बॉन्ड इतना लंबा है कि ये आराम से टूट जाएगा, इसलिए जो इसका एनायन बनेगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका एनायन कम स्टेबल होगा, इसका एनायन और कम स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। अगला रिजोनेंस। रिजोनेंस, अगर कहीं पे एनायन बना और वहाँ पे रिजोनेंस हो जाए, कहीं पे एनायन बने वहाँ पे क्या हो जाए, रिजोनेंस हो जाए। जैसे हम ये फार्मिक एसिड लिख रहे हैं, ठीक है, ये फार्मिक एसिड है और ये हमारा कोई दूसरा एसिड है, ठीक है, ये एल्कोहल है, ठीक है। अब यहाँ से जब H प्लस मिलेगा तो ये हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ से जो बनेगा HO माइनस, ठीक है। यहाँ पे दोनों पे ऑक्सीजन के ऊपर ही माइनस है, दोनों के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, लेकिन अब स्टेबल कौन ज़्यादा है, स्टेबल ये वाला ज़्यादा है, स्टेबल ये वाला ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका जो एनायन है, इसका एनायन है यह इस पे आएगा, तो इस पे आएगा, तो जो ये माइनस है इस पे चला जाएगा, तो यह रेजिडेंस कर लेगा, ये बन जाएगा, ये O पे माइनस चला जाएगा और डबल बॉन्ड O। तो ये रेजिडेंस की वजह से ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिडेंस, क्या, रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे ये माइनस है, 2 कार्बन एटम्स पे शेयर किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो माइनस है ये एक ही कार्बन एटम रखे हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रखा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन रखा, लेकिन इसका माइनस जो है एक दूसरे के द्वारा बांटा जा रहा है, कम किया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस आ गया तो ये कोई इसे छोड़ चला गया है, प्लस ये गरीब हो गया है, तो इसकी गरीबी को लोग बांटने वाले हैं कि आइए हम आपकी गरीबी बांट रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, और ये कम स्टेबल है। यहाँ पे सारी गरीबी एक ही के ऊपर है। सब लिख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको लिख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जैसे ये नाइट्रोजन के 5 कंपाउंड, ये नाइट्रोजन के 5 कंपाउंड, अब आप अगर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये +2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की, यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे +2, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालते हैं हम। नाइट्रोजन की यहाँ पे क्या होगी, ये -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे
+1/1.5 होगा, यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +2.5 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। ऑक्सीडेशन नंबर, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इट इंक्रीजेज इट्स एसिडिक कैरेक्टर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इससे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। सॉरी बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का इसका 3 दूनी 6, 3 4 दूनी 8 +4 5 दूनी 10 +5 ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यानी उसमें एसिडिक गुण ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, फिर ये। एक और देख लेते हैं, जैसे CO है और CO2, CO और CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहाँ पे आप निकालेंगे तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगी और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, यानी CO2 आपका ज़्यादा एसिडिक है। रेजिडेंस हो गया। आइए अगला इफेक्ट देखते हैं और बढ़िया से इसको पढ़ते भी हैं। ये इंपॉर्टेंट था एसिडिक वाला। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। आइए और उसको बढ़िया से लिखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग लिखिएगा बढ़िया से, इंडक्टिव इफेक्ट। हिंदी में इसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसको लिखिएगा, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। यह एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है, पहले पॉइंट। और ये मॉलिक्यूल्स में हमेशा परमानेंट होता है। इसके कारण, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर। इसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? पोलर हो जाते हैं। ठीक है, पोलर। आइए देखते हैं कैसे। अगर ऐसे कोई कार्बन की चेन है, कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा हुआ है या कोई ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है? कोई ग्रुप लगा हुआ है जो ज़्यादा यहाँ पे लिख रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप। ठीक है, ग्रुप या एटम। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हो या एटम लगा हो तो वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, वह उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खींचेगा। तो अगर खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियली रूप से, आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सबका इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा, अब ये प्लस आ गया, इसके ऊपर प्लस आ गया ना, तो प्लस आ गया तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो यह प्लस इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींचेगा। जब खींचेगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा कम प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ज़्यादा खींचा ना। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये खींच रहा है, इसकी खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर पार्शियली प्लस आ गया। अब प्लस क्या करेगा? आप जानते हैं कि प्लस जो है माइनस को खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा प्लस वाला, तो इस पर थोड़ा सा कम प्लस आएगा। ऐसे ये खींचेगा तो इस पर और कम प्लस आएगा, इस पर और कम प्लस आएगा, इस पर और भी कम प्लस आएगा। ठीक है, तो ये परमानेंट इफेक्ट रहेगा। ये हमेशा के लिए इस मॉलिक्यूल में परमानेंट इफेक्ट रहेगा। इसको बना लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। इसकी वजह से मॉलिक्यूल में हमारी पोलैरिटी आ जाती है, पोलर हो जाता है, वह प्लस और माइनस के रूप में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं,
पहला माइनस आई इफेक्ट मीन्स माइनस आई इफेक्ट मीन्स माइनस है, ठीक है, माइनस। पहला माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा कि माइनस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे। माइनस मीन्स जो इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। माइनस आई इफेक्ट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, अपनी तरफ खींचें, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करें। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, या इनको बोले हम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इसे अपनी तरफ खींच करके उसे क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। उसे क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे ये HCl है आपका, HCl में ये Cl क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन क्या, Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। या उल्टा बोलें कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो यहाँ पे थी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थी, वह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या क्लोरीन कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है, अपनी ओर खींच करके। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींच कर उसकी डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन की कम करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हो, ये बॉन्ड है, ये क्या है, ये बॉन्ड है NH4+, ये बॉन्ड NO2+, बॉन्ड CN, बॉन्ड COOH, बॉन्ड फ्लोरीन, बॉन्ड क्लोरीन, बॉन्ड ब्रोमीन, फिर यहाँ पे बॉन्ड आयोडीन, फिर बॉन्ड OH। अगर ये आपके लगे हुए हैं तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ पे, सॉरी बच्चों, ये NR3+ है, ये हमारे अमोनियम दिमाग में था। तो सबसे ज़्यादा खींचने वाला ग्रुप ये है, फिर 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 ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं। सबसे कम इलेक्ट्रॉन OH बॉन्ड खींचता है। ये आपका माइनस आई इफेक्ट हो गया। इस चीज़ को हम लोग देखते कहाँ हैं कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कैसे देखेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अगर, या अभी इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। आइए अगला, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है ना, ठीक है, रिपेल करने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले ग्रुप्स को या एटम्स को हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे। आइए इनके ऑर्डर को देख लेते हैं। ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, ये ऑर्डर था, डिक्रीजिंग ऑर्डर था। जैसे अगर कहीं पर O- है, या इस तरह से कोई ग्रुप है, या R3C ग्रुप है, या R2CH है, RCH2 है, इसके बाद लास्ट में आपका CH3 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये देता है, तब इलेक्ट्रॉन ये देता है, तब इलेक्ट्रॉन ये देता है, तब इलेक्ट्रॉन ये देता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ये देता है। इसके बाद आप लिख लीजिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये देगा, सबसे कम वो देगा। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है, इसको हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किस रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, प्लस आई एंड माइनस आई
इफेक्ट को हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। कहीं पे अगर कोई एक ग्रुप है जेड, इसके इलेक्ट्रॉन को अगर कोई खींच रहा है तो इसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। अगर कहीं पे कोई ग्रुप है वह हाइड्रोजन के एटम को इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। आइए यहाँ से अब हम लोग बढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं अच्छे से। आइए देखते हैं एसिडिक वाला। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आपको बताना है, ये हमारे 4-5 इफेक्ट थे जिनको हम लोग कंबाइन करके, पांचों सभी इफेक्ट को एक साथ कंबाइन करके हम लोग चेक करेंगे कि हम कौन सा हमारा एनायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। अगर एनायन ज़्यादा स्टेबल तो एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अगर कैटायन ज़्यादा स्टेबल तो एसिड बेस हमारा क्या होगा? क्योंकि एसिड जो है एनायन देता है और बेस हमारा कैटायन देता है। अगर कैटायन ज़्यादा स्टेबल मीन्स हमारा बेस स्ट्रांग, अगर एनायन ज़्यादा स्टेबल इसका मतलब एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रांग। आइए हम लोग 4 एसिड जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसिड होते हैं और लगभग कईयों बार पूछा जाता है, यहीं से शुरू करते हैं अपनी एसिडिक और बेसिक कहानी को। बताइए आप इसमें से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, या इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो बच्चों सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है हमारा HI, फिर HBr। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये क्या है? एसिडिक। यहाँ पे हम एसिडिक लिख दिए हैं, इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर है। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सबसे कम एसिडिक कौन होगा? ये। यहाँ पे जो रीजन होगा, यहाँ पे जो रीजन होगा, रीजन क्या होगा? रीजन होगा बॉन्ड लेंथ। रीजन क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे रीजन क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यहाँ पे इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू बॉन्ड लेंथ। क्योंकि हम लोग जब आप ग्रुप में जाएंगे तो साइज जो है, साइज में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता। लेकिन जब आप पीरियड में आते हैं, ऊपर से नीचे पीरियड में आते हैं, तो आपकी साइज जो है बहुत जल्दी बढ़ती रहती है, यानी लेंथ जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ती रहती है। इसलिए ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऊपर से नीचे हैं, तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी बॉन्ड लेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करते हुए सबसे स्ट्रांग एसिड हमारा HI है, और फिर HBr है, फिर HCl है, फिर सबसे वीक एसिड हमारा HF है। ठीक है, अब आप जानते हो अगर जो स्ट्रांग एसिड होगा तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा? स्ट्रांग एसिड का बेस क्या होगा? वीक होगा। इसका बेस क्या होगा? वीक होगा। इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस ये। तो अगर ये एसिडिक ऑर्डर है तो ये क्या होगा? ये इनका बेसिक ऑर्डर होगा। मतलब HF तो स्ट्रांग एसिड नहीं रहा, ये वीक एसिड है। तो जो इसका बेस होगा ये क्या है? कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट बेस F माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस ये, इसका कॉन्जुगेट बेस ये, इसका कॉन्जुगेट बेस ये। तो ये क्या होगा हमारा? ये बेसिक ऑर्डर होगा। क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, समझ आया? क्योंकि आप जानते हो अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसका जो बेस है वो क्या होगा? वीक होगा। स्ट्रांग एसिड का बेस वीक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने में ये अब इसको जो है H+ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ऐसे लिखते चलिएगा। नंबर 1 था आपका। नंबर 2 ये आपका वाटर है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसमें कौन होगा? H2O और H2S में कौन होगा स्ट्रांग एसिड? स्ट्रांग एसिड ये होगा। फिर से क्या है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप में जा रहे हैं ऊपर से नीचे, ऑक्सीजन ऊपर होता है नीचे। यहाँ पे फिर से क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये एसिड ज़्यादा होगा। और फिर यहाँ से रीजन क्या होगा? रीजन फिर से वही क्या? बॉन्ड लेंथ।
क्या, बॉन्ड लेंथ। अगर ये एसिडिक ऑर्डर है तो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस और इसका S माइनस। तो कॉन्जुगेट बेस इसके उल्टे हो जाएंगे, ये इनका क्या हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड हमारा H2S होता है, किससे, वाटर से, और इसका कॉन्जुगेट बेस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। H2O है और HF है, इन दोनों में हमारा कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन के बाद ही फ्लोरीन आता है, यानी हम लोग पीरियड में आ रहे हैं, पीरियड में आ रहे हैं। तो हमारा बॉन्ड जो है, बॉन्ड में कोई ज़्यादा परिवर्तन, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यानी ये अपने ऊपर नेगेटिव को आराम से रख लेगा। तो अगर अपने ऊपर नेगेटिविटी आराम से रख लेगा तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन बनेगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनेगा OH माइनस, इसमें से OH ज़्यादा बेसिक होगा, OH ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। यहाँ पे रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, या अपने ऊपर माइनस रख सकता है, यानी जो इसका एनायन बनेगा वो स्टेबल होगा। तो जो स्टेबल होगा उसका, जिसका एनायन स्टेबल वो स्ट्रांग एसिड, एनायन स्टेबल वो स्ट्रांग एसिड, इसका एनायन अनस्टेबल था, कम स्टेबल था, तो इससे वीक एसिड। ठीक है, हो गया। आइए देखते हैं अगला। ठीक है, हमें ऐसे देखने हैं कि कौन स्ट्रांग एसिड है, कौन वीक एसिड है। पूरा लगभग 1-2 वीडियो अभी और इस पे आएगा, और पूरा बढ़िया से फोकस करिएगा। आइए अगला हमारा चौथा, अगर हमारा ये ROH है, प्राइमरी, ये क्या है हमारा, प्राइमरी अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर RCOH है, ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ये कौन सा OH है, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारा RR ये हमारा है, तो ये कैसा OH हमारा, टर्सरी OH है। ये कैसा OH है, टर्सरी। ठीक है, या इसको और सही से लीजिए, RCH2OH। ठीक है, RCH2OH। ठीक है, अब आइए देखिए ध्यान से। हमने जब इसके पहले वाले वीडियो में देखा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है, यानी RCH2OH पर जब हम लोग HCl के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहाँ से हमारे एल्कीन बनती है। यहाँ से क्या बनती है, एल्कीन बनती है। लेकिन ये H+ इस पर अटैक करता है पहले, तो क्या बन जाता है, RCH2OH2+। फिर ये वाटर बन के निकल जाता है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो क्या बन जाएगा, RCH2+। ये क्या है हमारा, कार्बोकैटायन है, कार्बोनियम आयन है। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, तो बताइए यहाँ पे कौन एसिडिक ज़्यादा है या कौन बेसिक ज़्यादा है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें बेसिक वाला देखना होगा। क्या देखना होगा, बेस वाला। तो बेस यहाँ पे प्राइमरी बनेगा। इसमें देखो जो कार्बोकैटायन बनेगा कैसा बनेगा, प्राइमरी। यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पे टर्सरी बनेगा। तो आप जानते हो टर्सरी वाला जो कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो उसका बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। इसका बेस क्या, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। अरे जिसका स्टेबल, क्योंकि आप जानते हो ना ये वाला CH3 CH2+ और CH3 CH3 CH+, CH3 CH3 CH+, ये वाला जानते हो ना। यहाँ से जब निकला ये प्राइमरी बना, ये सेकेंडरी बना, ये टर्सरी बना। तो यहाँ पे टर्सरी बनेगा ना, प्लस आएगा। तो ये एल्किल ग्रुप है, CH3 वाले होंगे ना। तो ये टर्सरी बना, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। आप पढ़ चुके हो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में। तो अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो इसका जो
कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस। तो वो बेस कितना होगा, स्ट्रांगर होगा। जो ज़्यादा स्टेबल जिसका कार्बोकैटायन वो उतना ज़्यादा स्टेबल, तो सॉरी उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा स्ट्रांग, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा स्ट्रांग। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे कम ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिख देंगे हम, ये बेसिक क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ये बेसिक। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। और यहीं पे आप ध्यान से लिख लीजिएगा, जो सेकेंड टर्सरी एल्कोहल होता है, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल, है ना। अगर इनकी रिएक्टिविटी देखें कि कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो कौन फास्ट रिएक्शन देगा, जो 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 कार्बोकैटायन अपना क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। ये स्टेबल बना रहा है, ठीक है, तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये क्या है, रिएक्टिविटी विद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, ठीक है। वाटर निकलने में इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये आपके एसिड बेस के स्ट्रेंथ देखने हैं आपको, कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड, कौन वीक एसिड,